नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज़। और हम जिस शाम को ये इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं, ये शाम बहुत नज़दीक है इस विश्व की, इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी यानी कि 3 दिसंबर भोपाल गैस त्रासदी के। ये शाम बहुत नज़दीक है और मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलवाने के लिए जा रहा हूँ जो तत्कालीन एसपी रहे, स्वराजपुरी जी। तो हम स्वराजपुरी जी के उस पक्ष को, उस पहलू को छूने के लिए यहाँ पहुँचे हैं जिसे शायद दुनिया नहीं जानती है। क्योंकि मैं चाहता था हमेशा कि इस स्टोरी पर हमेशा काम करूँ। ये मेरे लिए एक स्टोरी नहीं, एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है भोपाल गैस कांड में मारे गए वो लोग, उन दिवंगत आत्माओं के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, उन लोगों के लिए, और जो अब इस दुनिया में नहीं हैं और जिन्हें पता भी नहीं था कि वो सोते रह जाएंगे, उनके लिए ये मेरी श्रद्धांजलि है। और स्वराजपुरी जी का नाम स्वराजपुरी, स्वराज इसलिए है क्योंकि उनकी जन्मतिथि ही 15 अगस्त है। 1947 15 अगस्त के दिन स्वराजपुरी जी का जन्म हुआ। तो आइए हम जानते हैं स्वराजपुरी जी के उस पक्ष को जिन आंखों ने, जिस जीवन ने ये सब कुछ देखा, झेला पिछले 40 सालों से। और ये अनुभव भोपाल गैस कांड का, भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी तक कितना पका, कितना आत्ममंथन हुआ, कितना अमृत निकला, कितना विष निकला। सर नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि दूंगा उन दिवंगत आत्माओं को जिनको हम लोगों ने इन हाथों से ही या तो उठाया, बचाने की कोशिश करी, कुछ को दफनाया या दफनाने में मदद करी, या जिन्हें अग्नि देकर उन्हें क्रिमेट किया या उन्हें अंतिम यात्रा में शामिल हुए उनकी। आज का दिन 40 साल बाद भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, या स्वाभाविक तौर पर वो एक पिक्चर की तरह, एक फिल्म की तरह दिमाग में घूमती है वो 7, 8, 10 दिन की वो घटनाक्रम। क्योंकि उसके बाद तो मामला सेटल हो गया, 10 एक दिन बाद, 10 दिन तक तो काफ़ी उहप हो रही, परेशानी रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये सही में हुआ? यदि हुआ तो क्यों हुआ? उन नागरिकों की, उन लोगों की जो इससे प्रभावित हुए, वो चाहे मैं हूं या मेरा परिवार भी प्रभावित हुआ, हमारी क्या गलती थी? यूनियन कार्बाइड यदि बिजनेस यहाँ कर रहा था, जिनने भी उसको अनुमति दी, जिस कारण भी अनुमति दी, क्या उसका लोगों का दायित्व नहीं था, या कम से कम यूनियन कार्बाइड वालों का दायित्व नहीं था कि उसको देखें कि उनका इस प्रकार का जो उपकरण या जो इंडस्ट्री यहाँ लगी है उसमें पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था हो, और ऐसी व्यवस्था हो कि आज यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये दिन कभी ना आए, ये कभी नहीं सोचा शायद। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का अर्थ ये होता है कि आप किसी एक देश को, किसी एक समाज को, किसी एक वर्ग विशेष को या शहर को सिर्फ इसलिए काल के गाल में धकेल दें कि आपको धन कमाना है? ये तरह तरह की सोच आते हैं, लेकिन है, ये जीवन का सच है कि ये हुआ। हम लोग वहाँ थे, मेरा दायित्व था, मेरी ड्यूटी थी, और संभवतः ड्यूटी के पालन के उसमें ही मैं वहाँ गया, और जो कुछ हुआ उसके बाद तो इतना कहा गया है कि उसके अतिरिक्त मैं क्या कहूँ। नहीं, बहुत कुछ है सर। मैंने देखा आपके पास आने से पहले बहुत कुछ, क्योंकि मैं कई दिनों से, इनफैक्ट लाइफ टाइम में चाहता था कि मैं इस खबर के ऊपर कभी काम करूं। भोपाल आखिरी मौका मुझे मिला इस पर काम करने का। मेरी तरफ से ये किसी भी मसले की उधेड़ बुन, कोई इन्वेस्टिगेशन जैसा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम 40वीं बरसी पर हैं। हमने सीखा क्या 40 सालों में? बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अब क्या रखा है इस खबर में। मेरे लिए खबर नहीं है, और मेरे ख्याल से ये त्रासदी आपका जीवन बदल गई। तो मैं इस इम्पैक्ट को जो स्वराजपुरी के ऊपर पड़ा, आप कितने बदले, आपका जीवन कितना बदला, आपका अनुभव कितना बदला, क्योंकि अचानक से आप पूरी दुनिया के पटल पर छा गया। हर कोई जो यूनियन कार्बाइड को जानता है वो स्वराजपुरी को भी जानता है। यदि आप ये संदर्भित करना चाहें कि मेरे जीवन में क्या अंतर पड़ा, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे लंग्स, जो बाएं तरफ का लंग है मेरा, उसका नीचे का हिस्सा फाइब्रोटिक है। आपको मैंने अपना हाथ दिखाया, ये वो हाथ है जिसके कि नीचे से जाकर, मैं सुजीत से कहूंगा अगर आप थोड़ा सा, अब ये आएगा कि नहीं आएगा आप देख लीजिए। ये दिखाना सुजीत आ रहा है, देखिए ये मैं दिखाना चाहता हूँ। ये वो है स्टिच है जिसको अपन बोलेंगे, या सिला हुआ अंग है मेरे शरीर का, जिससे कि मुझे चौथराम अस्पताल इंदौर जाकर अपना खून निकलवाना पड़ता था, सिर्फ आर्टीरियल ब्लड देकर, और उसमें होने वाले साइनाइड के प्रतिशत को जांच कराने के लिए, जो कि नॉर्मल इंसान से मेरा कहीं ज़्यादा हो गया था। स्वाभाविक है, मैं कार्बाइड के अंदर पहुंच गया था। उस रात हम लोग साथ थे, 3-4 रात लगातार काम किया, वहीं थे,
और सबको पता है कि मैं उस रात जो मुझसे बन सका मैंने किया। कंट्रोल रूम में मैं था, कंट्रोल रूम प्रभावित क्षेत्र में था। वरिष्ठ यहाँ के उस ज़माने के विपक्षी दल के नेता, चाहे बाबूलाल जी गौर रहे हों, लक्ष्मीनारायण शर्मा रहे हों, इत्यादि इत्यादि, सब ने आकर मुझे उस हालात में देखा। कई लोगों ने मुझसे इंटरव्यूज़ लिए, बात करी, लेकिन ये मैंने शायद इसलिए नहीं बताया कि मैं सोचता था कि चलो दिस इज़ पार्ट ऑफ द ड्यूटी, लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं आपसे मैं एक्चुअली देखिए, मैं आपको फिर हमारे दर्शकों को बताऊंगा कि मैं दरअसल उन चीजों पर मैंने आपको कहा ना कि मैं यूनियन कार्बाइड में क्या हुआ ये सारी दुनिया 40 सालों से डिस्कस कर रही है। तो मेरे लिए आप जो हैं वो सदी की उस दुर्दांत, दुष्कृत, निर्भीक, मतलब बहुत ही ज्यादा निर्दयी घटना के आप गवाह इकलौते बचे हैं। तो मैं स्वराजपुरी के उस पहलू को छूना चाहता हूं। आपने साइनाइड बताया कि ये उस दिन काम करते करते टेस्ट करने के लिए कि मतलब ब्लड में कहीं ना कहीं उस दिन वो गया। अब दूसरा आपने जो कहा कि अपन यदि स्मृति करें उसकी या करें, या आपने श्रद्धांजलि देने की बात आपने अभी कही, तो मैं आपकी इस कहानी, स्टोरी या इस तथ्यात्मक विवेचन के लिए इतना ही बता सकता हूँ कि मैं यथासंभव प्रयास करता रहा हूँ कि मैं 3 दिसंबर की सुबह, यह बड़ा पर्सनल और बड़ा ही मेरा अपना, आप कहें मेरे मर्म को छूने वाला है या व्यक्तिगत है, यथासंभव हर 3 दिसंबर की सुबह में जाता हूँ, उस जगह बैठता हूँ जहाँ हमने छोटे छोटे बच्चों को दफन किया था, जहाँ आज बड़े बड़े पेड़ हैं, जहाँ एक दीवार है, जहाँ बैठने का स्थान नहीं है, बहुत अब तो मॉडर्न हो गया है वो जगह। और हाँ, वहाँ बैठकर मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ, उनके ही नहीं, उनके माता पिता के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके, मेरे भी बच्चे हैं, हर किसी के होते, मेरे 2 छोटे बच्चे। मेरे ख्याल से बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे आपके हों, चाहे अमीर के हों, चाहे लगता है कि वो बच्चे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन बेचारों की क्या गलती थी। शमशान आज भी है वो जो स्थान जहाँ उनको दफन किया गया, सॉरी माफ़ करिएगा, अब तो एकदम स्मृति नहीं है, बट 30, 35, 40 तो वैसे ही याद आते हैं। वो तो आंकड़ा ऐसा है जो कि हम सब आपकी आंखों में झूलता होगा। सोचना भी नहीं चाहता उनके बारे में। छोटे बच्चे, तरह तरह की छोटे बच्चे। एक छोटी सी बच्ची की मैं आपको बात बताता हूँ जो मुझे बहुत याद रहती है। ये इस पक्ष को दुनिया ने कभी नहीं देखा, इस पक्ष को दुनिया ने कभी नहीं देखा, इस पक्ष को दुनिया ने कभी नहीं देखा, इस फाइट को, इस दर्द को, इस संघर्ष को दुनिया ने कभी, दुनिया को सिर्फ याद रहा लाना, ले जाना, छोड़ना, बस। उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। नहीं, आप टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं इस चीज को कि वो ठीक है, वो तमाम प्रोफेशनल मजबूरियां होती हैं, चीजें होती हैं, ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। के बारे में जी कहूँगा जी कि यदि कोई औसत से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, औसत व्यक्ति भी उस क्रम को जो कि प्रदर्शित होता है या दिखाया जाता है, यदि सिर्फ ध्यान से देखेगा तो बहुत सी चीज़ें उसके अब समझ में आएंगी। इसके अतिरिक्त मैं कुछ देखूँ जी अपने मित्रों से भी होती है वो इस मामले में। अब सोच, समाज, लोग, जर्नलिस्ट, स्किल्स, एवरीथिंग, बहुत कुछ बदल चुका है सर तब से अब तक 40 सालों। आपसे मैं जो कह रहा था, आपने जो कहा बच्चों के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। घटना गैस त्रासदी के अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और आए, और उनको हम लोग भ्रमण करते करते हमीदिया अस्पताल के उस क्षेत्र में ले गए जहाँ की छोटे बच्चों को रखा हुआ था, या जो बच्चे जिनके माता, नहीं लाशें तो अलग हो गई थी, ये जिंदा बच्चे थे, ये जिंदा बच्चे थे, लेकिन जिनके माता पिता का पता नहीं था उस समय। लावारिस तो नहीं कहूँगा, मतलब माता पिता भी थे, जिंदा नहीं थे, मैं अनाथ कहूँगा ना लावारिस, पर ये है कि बेचारे वो पीड़ित परिवार के सदस्य थे जो वहाँ थे। तो क्या हुआ कि वो शायद और भी कहीं एक जगह आया है, पर वो मैं जो भूलता नहीं हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ। छोटी बच्ची थी, 5 साल 6 साल की, स्वाभाविक है मैं भी उनसे बात कर रहा था। तो मैंने पूछा, बेटा नाम, उसने अपना नाम बताया। कहाँ रहती हो? बोली छोला में। अकेली हो? नहीं नहीं, मेरे भाई हैं। तो मैंने कहा तेरे भाई हैं बेटा, कहाँ है तेरे भाई? बोला, बोले नहीं। आप दर्शक गौर करें कि सर अभी स्वराजपुरी जी उस बच्ची का जब वृत्तांत सुना रहे हैं, आप उनकी भाव भंगिमाओं पर नजर डालें कि उनको अभी याद है। नहीं सर, ये बहुत बड़ी बात, ये मेमोरी है, ये याददाश्त है कि आपको बच्ची का चेहरा आंखों में झूलता याद है, इसीलिए तो आप बता पा रहे हैं कि बच्ची ने आपको जवाब कैसे दिए, आपका और बच्ची का वार्तालाप, संवाद कैसा रहा। तो बोलती नहीं नहीं, मेरा भाई आएगा। मैंने कहा आएगा, अच्छा बेटा खुशी की बात है, आएगा। बोलती नहीं, या मुझे ले चलो ना। तो मैंने कहा बेटा रुको। मैंने कहा तो बता, मैं पहचानूंगा कैसे तेरे भाई को? तो इसके बाद जो उसने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ कि कोई भी बहन
अपने भाई के लिए ऐसा ही कहेगी। बोलती है मेरे भाई हैं सुंदर, मैं पहचान लूंगी, मुझे ले चलो। अब ये सब घटनाएं कौन याद रखे, कैसे याद, नहीं समझ में। इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं थी, ये आपने जानबूझ के नहीं किया। आप एक सदी की सबसे बड़ी दुर्घटना के और औद्योगिक हादसे के आप गवाह बने, ये आप मांगकर तो नहीं आए थे ना? अब अक्षय जी, भगवान ना करे ऐसी घटना, ऐसी दुर्दांत घटनाक्रम किसी अन्य समाज, किसी अन्य देश या किसी अन्य शहर को कभी भी देखनी पड़े, इतना ही कह सकता हूँ। मेरा ऐसा तजुर्बा एक पहले भी रहा। मैं यहाँ आने के पहले भारतीय सेना में रहा हूँ, और भारतीय सेना में 1971 का जो युद्ध हुआ पाकिस्तान का, उसमें मेरी 22-23-24 साल की उम्र थी, और मैं उसमें सक्रिय भाग लिया हमने पश्चिमी क्षेत्र में, अब मैं बता सकता हूँ। और वो एक तजुर्बा ऐसा था जिसने कि मुझे, चाहे वो सेना का प्रशिक्षण हो या वो एक तजुर्बा जो वॉर में रहने का होता है, वो शायद वो भी मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को प्राप्त नहीं होता। लेकिन उसने जो एक मुझको एक क्षमता, एक शक्ति, एक सहनशीलता या एक देश के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ समाज के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ अपने कार्य को तहे दिल से पूरी लगन से करने की जो एक प्रशिक्षण दिया, वो मैं समझता हूँ इस गैस ट्रेजिडी की टाइम भी वो एक मोटिवेशनल फोर्स रहा मेरे लिए। जब सैकड़ों की तादाद में या देख रहे हो तो आपकी जो आत्माएं हैं, आपकी जो सोचने का तरीका वो सुन्न हो जाता है। ये एक्चुअली जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी स्थिति हमने कोविड में देखी, कुछ तैयारी नहीं थी, सोचा भी नहीं था कि क्या होने वाला है, बिल्कुल वैसी। हाँ, मतलब होने वाला, मतलब वो तो हो चुका था, सामने था। लेकिन आप कह रहे थे कि हम करेंगे, डॉक्टर्स कह रहे थे, हम भी ये नहीं समझ पा रहे थे भाई क्या करें, क्योंकि अंततः कुछ स्थितियां ऐसी भी आ गई कि जहां हम लोग अपने अधिकारियों को बोलते थे कि भाई चले जाने, और फलाने चैंची छोला के या फलाने गांव में, फलाने इलाके में, गांव तो नहीं, इलाके में एक जो खबर आ रही है कि वहाँ पे 3 लाशें और 2 जानवर उठा लाओ। एक मतलब इस स्थिति में आ गई थी मनुष्य के दिमाग की, वो एक जैसे रोबोट, जिसको आज के ज़माने में हमारे बच्चे इमोशनललेस हो गए थे। तो अब उसके बारे में अपन कैसे व्याख्या करें, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मेरे ख्याल से वो दौर, वो मंजर जिसने देखा है, वो देखना नहीं चाहता दोबारा वो। नहीं, मैं सर याद दिलाने ही आया था, और मैं यही याद दिलाने आया था। मैं जानना चाहता था कि एक घटना के पीछे एक, मतलब आप अगर इसको मुझे इजाज़त दें तो बाय परमिशन, कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, एक शेर है। तो कुल मिला के आपकी जिम्मेदारियां, जैसे आपने भी कहा ना कि आप रोबोटिक हो गए थे। किसी के आने और किसी के जाने का जो आपने संदर्भ किया, उस बारे में बहुत बड़े बड़े लोगों ने, हमारे तत्कालीन नहीं, लिखने वालों ने तो लिखा, करने वालों ने जो करना था किया। अपना अपना दायित्व है, अपना अपना सोच है, अपनी अपनी शैली है, उस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं आपके संज्ञान में लाना ठीक समझता हूँ कि इस विषय पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने हमारे देश की राज्यसभा में, जिससे बड़ा कोई स्थान नहीं है हमारे, मेरे प्रजातंत्र में उससे बड़ा स्थान नहीं है, एक विस्तृत बयान दिया है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है, और उस विस्तृत चर्चा में इस पूर्ण घटनाक्रम के तथ्य प्रदर्शित हो चुके हैं। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं जो सोचकर आया वो ये कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के सामने बैठा हुआ हूँ जो 40वीं बरसी पर इस सदी की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी का साक्षात गवाह है। आप उसके आई विटनेस हैं, आप उसके, ठीक है, और आप उन 3-4 लोगों में से अनफॉर्चुनेटली मैं हूँ जी, आप हैं। और दूसरा, आप, क्योंकि मैं आप तक ही पहुंच सकता हूं, बाकी कलेक्टर साहब स्वर्गीय हैं, प्रधानमंत्री स्वर्गीय हैं, मुख्यमंत्री स्वर्गीय हैं, सिर्फ एक चीफ सेक्रेटरी हैं जिनसे बात की जा सकती है, तत्कालीन गृह सचिव, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं है कि वो इंटरव्यू दे पाए। अब उस बारे में तो स्वाभाविक है, वक्त का प्रवाह है, अनंत प्रवाह है, तो चलता रहेगा। मैं हूँ, कल शायद मैं भी ना रहूँ, कोई उसका आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, आप आए हैं, मुझे अच्छा लगा, आपने मुझसे बात करी। और मैं एक स्वराजपुरी के ऐसे रूप को, एक ऐसे पक्ष को दुनिया को दिखाना चाहता था जो एज अ एसपी काम कर रहा था, जिस पर बहुत सारे दबाव उस समय थे, प्रोफेशनल, सोशल, इमोशनल, एंड हेल्थ का भी अपना एक प्रेशर। हाँ, हेल्थ का प्रेशर तो था। मेरे दिमाग में बहुत
पीड़ा थी, बहुत गुस्सा था, बहुत नाराज़गी थी, क्योंकि ये 4-5 दिन ही व्यतीत हुए थे उस समय। तो मुझे ये अच्छे से याद है कि जब मैंने एंडरसन को ये कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर एंडरसन, तो वो जो शब्दावली थी या जो मेरे मन का जो भाव रहा होगा, वो पीड़ा के कारण मैं समझता हूँ कि उसको झटका सा लगा होगा, कि क्योंकि उसने पलट के मुझसे कहा कि व्हाट। तो मतलब उस जैसा रसूखदार आदमी सोच ही नहीं सकता था कि अमेरिका से आके इंडिया जिस पर गुलामी के दाग लगे हुए हैं, वहां ये हो सकता है ताकतवर मुल्क के ताकतवर व्यक्ति के साथ। और संभवतः मेरा बोलने की शैली या मेरी जो गुस्सा कहूँ या पीड़ा कहूँ, उसको उसकी प्रतिक्रिया आज भी मुझे याद है कि व्हाट। तो मैंने कहा कि एज द चीफ ऑफ भोपाल पुलिस, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्फॉर्म यू, यू आर अंडर अरेस्ट, एंड देन ये करना, ये नहीं करना, वगैरह 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 जो चीज़ें बताई जाती है। तो वो याद आता है कभी कभी जब मेरे होता है। बाकी तो आने जाने की बात तो मैंने आपसे बताई दी कि वो राज्यसभा में बात हुई है, लोगों ने बयान दिए, बड़े बड़े लोगों ने बयान दिए, मैं तो बहुत ही तुच्छ, बहुत ही छोटा सा उसमें उसका वो। एक चीज़ है सर, जो हम ऐसी पीढ़ी हैं कि जब ये सब हुआ उस समय हम बहुत छोटे थे, या जो मेरे एज ग्रुप के लोग हैं शायद वो पैदा भी नहीं हुए थे। तो मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम 40 साल से हर साल गैस त्रासदी के लिए ट्रिब्यूट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, शोक मनाते हैं, लेकिन इससे सीख हमारे शहर ने, हमारे प्रदेश ने, हमारे देश ने क्या लेनी चाहिए थी और क्या ली, कितना सफल हुआ? सीख का जहाँ तक प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद एज अ पुलिस ऑफिशियल, एज अ सोशल मैन और एज अ ह्यूमन बीइंग यदि अपन बात करें या एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री बात करें, तो उसके बाद किया गया, ऐसा नहीं है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के जागरूकता हुई है, परिवर्तन तो आया है, लेकिन घटना होने के जो कारण आधार होते हैं वो इतने अनिश्चित और इतने छुपे हुए होते हैं कि वो घटना जब होती है तो आप तब सोच ही नहीं पाते कि घटना कैसे हुई। अब चाहे ये घटना जब हुई, किसी ने सोचा था कि ये रिएक्शन होगा और ऐसा हो जाएगा। चलिए, ये एक आपका अच्छा अनुभव रहा है, खराब रहा है, या जो भी रहा है, मैं जानना ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम हटते हैं। आपकी क्योंकि एक लेगेसी है ना, आप आज भी आप बंधे हुए हैं अपने कर्म से, अपनी सोसाइटी से आज भी आप बंधे हुए हैं, जो मैं फील कर पाता हूँ। तो मैं सिर्फ ये आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से आप पूछें, या जो आपका मर्म है ये मैं सवाल उठाऊं कि भाई सरकारों को क्या करना चाहिए था, इसमें क्या कमी रह गई, यूनियन कार्बाइड के इस इंसिडेंट के बाद हम क्या नहीं सीख पाए, उस एनवायरनमेंट के लिए, उस जहर के लिए, उस पीढ़ी के लिए जो कई पीढ़ियों के लिए इफेक्टेड हो गई। जहाँ तक प्रश्न सीखने का है, मैंने आपसे बताया कि उसको लेकर के कुछ विधि सम्मत कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ प्रशासनिक दक्षता में सुधार के प्रयास हुए हैं। मैं कमी की बात कर रहा हूँ, कमी कहाँ रह गई? कमी मतलब यदि उस समय की कमियों की बात करें तब तो ये था कि बहुत सी चीज़ें थी जिनके बारे में कहा जाता है समन्वय का अभाव था, चिकित्सीय व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं थी, उनका जो हम लोग कुछ टच कर पाए लेवल जो उस टाइम। हाँ, अब तो बेहतर है, डेफिनेटली बेटर है। और मैं मानता हूँ कि अभी अब तब में और अब में बहुत अंतर है। विशेषकर आप देखें चिकित्सीय व्यवस्था, चिकित्सीय संभावनाओं के बारे में। मैंने आपसे कहा ना कि मेरे को यदि अपना खून टेस्ट कराना होता तो मैं 3.5 घंटे सुबह 4 बजे उठ के इंदौर जाता था, चौथराम अस्पताल, वहाँ मेरा ब्लड लिया जाता था, टेस्ट करके मैं 1 बजे आके फिर ड्यूटी करता था, साइनाइड लेवल टेस्ट करने। आज वो नहीं है। आज तो आप जाइए भोपाल में, या मैं समझता हूँ हर शहर में करीब करीब मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि तब नहीं थी। यूनियन कार्बाइड के कचरे को लेकर, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब तक क्या हो जाना चाहिए था, और इसमें जो डिले हुआ है आप क्या देख पाते हैं? मैं एज अ सीनियर सिटीजन बात कर रहा हूँ, एज अ भोपाल एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का एक लंबा कार्य अनुभव रहा है, क्या होना चाहिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि अपितु वहाँ परेशानी ये है कि अभी भी वो न्यायालय में प्रकरण है, तो उसके बारे में तो टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। और चूंकि न्यायालय में प्रकरण है तो ये पूरा का पूरी यूनियन कार्बाइड का जो मैं ढांचा ही कह सकता हूँ या फैक्ट्री है, जो भी आप कहेंगे, वो पार्ट ऑफ एविडेंस है जब तक कि न्यायालय में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। लेकिन सर केमिकल्स के बारे में भी अभी तक ये डिसीजन नहीं हो सका कि उनको कैसे निकाला जाए, पर मैं समझता हूँ अभी तक तो धरती माता में वो विलीन हो गए होंगे।
जो एक चीज़ की जा सकती थी, जिसका कि हम लोगों ने प्रयास किया, कम से कम अंतर्राष्ट्रीय घटना, इस प्रकार की घटना के बारे में सोचते हुए, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में एक बॉम्ब गिरा था, न्यूक्लियर बॉम्ब वर्ल्ड वॉर 2 में, और आप लोगों ने देखा, वैसा ही कोई एक स्मृति स्थल, मेमोरियल, ये बनाने के बारे में कई बार प्रयास हुए हैं और शासन स्तर पे उसमें सहमति भी है। लेकिन अभी संभवतः, अब तो मैं बाहर हूँ शासन से, लेकिन संभवतः जब तक ये न्यायालय का प्रकरण अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुँचता, मैं समझता हूँ नहीं होगा। पर ये एक मेरा सुझाव रहा है, वो हमेशा रहेगा जब तक मैं हूँ, कि इसको अपने को उसको एक स्मृति या मेमोरियल के रूप में बनाकर लोगों को वहाँ पर अवेयरनेस के लिए तैयार करना चाहिए कि भाई बच्चे क्या सीख सकते हैं, बड़े क्या सीख सकते हैं, समाज क्या सीख सकता है, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, क्या किया जाना चाहिए था और क्या किया जा सकता था। इतना सर लोहा वहाँ पर है जो हम सुन रहे हैं कि वो चोरी हो रहा है, कबाड़ में जा रहा है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं दिल्ली से लेकर भोपाल तक हर स्टेट कैपिटल में आजकल एक बड़ा फैशन है, बड़ा चलन है वेस्ट मटेरियल से आर्ट बनाना। तो इतना कुछ वह है वहाँ पर कि वहाँ भी कोई इस टाइप का मोनूमेंट बन सकता है। वो मेमोरियल का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो निर्णय होने पर है अभी, और वो भी जब, जैसा मैंने आपसे कहा, अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के बाद ही संभव है, जो कि अभी मैं नहीं समझता हूँ कि संभव है, पर किया जाना चाहिए ऐसा मेमोरियल जो बना हुआ है वहाँ पर। यस, तो आप कभी वहाँ, आप क्योंकि छोला शमशान का तो आपने जिक्र किया, जहाँ अच्छा वहाँ भी आप जाते तो बगल में ही है, बिल्कुल वहाँ भी जाता हूँ। कभी आपको ऐसा हुआ कि कुछ डिस्कम्फर्ट, कुछ ऐसा कि आप असहज हुए हों वहाँ जाके इतने लोगों में, या लोग आपसे, या कुछ ऐसा? ना, कभी नहीं, कभी कभी। तो हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी है कि कितना भी पुलिस काम करे, कितनी भी लगन दिखाए, ईमानदारी से काम करे, वो एक परसेप्शन है। ये मैं समझता हूँ कि एक जापान में बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था, उस प्रक्रिया का नाम तो मैं भूल रहा हूँ। वहाँ इन्होंने एक व्यवस्था करी थी कि जापानीज़ ने, कि यदि आपको जिस दिन आप नाराज़ हो, अपने दफ्तर से आ रहे हो, बहुत गुस्से में हो, और आप घर जाकर अपने, हो सकता है अपने बच्चों से और परिवार से भी गुस्सा होंगे वगैरह वगैरह, तो उन्होंने छोटे छोटे क्यूबिकल्स बनाए थे, जिनके बारे में मैंने पढ़ा। और ये था कि आप वहाँ जाइए, कुछ एक सूक्ष्म धनराशि दीजिए, उनके जो भी उनकी करेंसी है, और आप अंदर जाकर वहाँ रखकर पुरानी प्लेट्स और कप्स और वगैरह वगैरह रखे रहते थे। आप जाइए, जितने फोड़ना है फोड़िए, अपने गुस्से को शांत करिए और घर जाइए। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पुलिस है। इसीलिए गुस्सा पुलिस जरूर है। और कोई, हमने जिसको मर्जी गुस्सा निकाल लो। लेकिन मैं बताता हूँ, वेरी डिफिकल्ट जॉब। उस तकलीफ को महसूस करने का, उस दर्द को महसूस करने का आप इंतज़ार करते हैं? उस दिन का इंतज़ार करके सोचें, ऐसा नहीं है। मेरे जब भी ये ख्याल आता है, इसके बारे में पढ़ता हूँ, जहन में आता है, दिमाग में आता है, मर्म में आता है, तो मेरी पीड़ा उन तक, या मेरा जो एक, उसको मैं क्या कहूँ, एक बेतार का तार जैसा संबंध जो है, वो बना रहता है उसका। तो ये, इसको भाग्य कहें, दुर्भाग्य कहें, क्या कहें, कुछ समझ नहीं आता कि आप एक ऐसी घटना के गवाह बने जो हम कभी नहीं सोचेंगे कि ऐसी घटना घटे। और जैसी मेरी कोशिश थी इस इंटरव्यू में, स्वराजपुरी हमारे साथ रोए भी और हमारे साथ हंसे भी। तो मैं यही मैं सोचकर चला था कि हम इसके कुछ, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया सर को यहाँ पर आकर, तो मुझे जो कुछ मिला, इतना कुछ था कि मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता था। मैं जानना चाहता था आपके एफर्ट को, एक ह्यूमन बीइंग को, एक इंसान को, कि उसने उस रात क्या झेला, इससे ऊपर उठकर कि वो एक इंसान है, और इंसानियत के लिए वो इंसान क्या कर सकता था बगैर ये महसूस किए कि उसके अंदर जज्बात हैं। क्योंकि दर्द और पीड़ा तो सबको होती है, और उस समय अपने कर्म को कठोर होकर, कर्मठ होकर याद रखकर, और अपनी उस कर्म बेदी पर निरंतर आगे बढ़ते रहना विपरीत समय में, ये बड़ा मुश्किल होता है। हमने स्वराजपुरी की उस पक्ष को छूने की कोशिश की, और मुझे लगता है मैं कुछ हद तक सफल भी रहा। ये तो आपके दर्शकों के विवेचन पर निर्भर है, मैं तो क्या कह सकता हूँ। बटा धन्यवाद, और आपने फिर मुझे एक मौका दिया सोचने के बारे में। सोच रहा हूँ, सोचता रहूँगा। धन्यवाद। और देश, हमारी पीढ़ी, क्योंकि आपको देख पा रही है, आप इस सदी की सबसे दुर्दांत औद्योगिक त्रासदी के आप गवाह हैं, तो हम इससे कुछ सीख लें, और हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी युवा पीढ़ी को इस औद्योगिक त्रासदी से कुछ सीखना चाहिए। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस समय भोपाल में बैठे हैं, और भोपाल गवाह है इस विश्व की, इस सदी की सबसे बड़ी ट्रेजिडी, भोपाल गैस त्रासदी का। अभी के लिए बस इतना ही। हम सब मिलकर
इस 3 दिसंबर और 4 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल गैस कांड में मारे गए, दुर्घटना का शिकार हुए उन सभी लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नमस्कार।